Hello and welcome to IMS Academy. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the chapter motion of class 9. चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम है मोशन, उसी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि मोशन होता क्या है। अगर मोशन की हम बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कभी भी कोई बॉडी सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन में बदलाव करेगी तो हम कह सकते हैं कि वो किस में है, वो मोशन में है। सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन में बदलाव करना कैसे, जैसे कि सपोज आप मान के चलो कि 8 बजे सुबह के एक कार आपके घर के आगे से निकली, उसके साइड में उस टाइम पर एक पेड़ था या बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स थी। जब वो कार आगे मूव कर गई और 9 बजे तो आप देखोगे अब वो जो कार है वो आपके घर के आगे नहीं है और अब उसके बराबर में जो पेड़ होता था अब वो पेड़ भी वहां पे नहीं है। तो इसका मतलब सराउंडिंग उसके साथ चेंज हुई, जैसे ही कार की पोजीशन चेंज हुई तो उसके आसपास की जो चीजें थी वो भी चेंज हो गई। तो जब टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो आसपास की चीजें है वो चेंज हो रही है तो हम उसको मोशन में कंसिडर करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मोशन की हम बात करें तो इसी की एक अपोजिट टर्म भी आपको जाननी होगी, दैट इज रेस्ट। रेस्ट होता है बिल्कुल अपोजिट मोशन के। जिस बच्चे को मोशन की डेफिनेशन समझ में आ जाती है बहुत आसानी से वो रेस्ट को अपने आप से ही बता सकता है। रेस्ट क्या होता है? जब भी किसी बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं होती तो वी कैन से दैट कि वो बॉडी किस में है, वो बॉडी है रेस्ट में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप अपनी बुक्स वगैरह सब साथ लेके बैठे हो, जो कि हालांकि आप लोग नहीं लेके बैठते, तो अगर आपके आसपास कोई टेबल है उस पर कोई बुक रखी हुई है, उसी के बराबर में एक ग्लास रखा हुआ है और आप देखोगे कि अभी जो है उस बुक को आप कंसीडर करते हो तो उस बुक की जो पोजीशन है वो टेबल पे रखी हुई है और उसके पास में एक ग्लास है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो ग्लास उसी के बराबर में रखा हुआ है, उस ग्लास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। कहने का मतलब बुक्स के जो सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज नहीं हुई। टाइम बीतता गया लेकिन आसपास की उसकी सराउंडिंग बिल्कुल एज इट इज बनी रही। तो हम उस टाइम पर उस बुक को किस में कंसीडर करेंगे? रेस्ट में कंसीडर करेंगे। हम कह सकते हैं कि वो बुक रेस्ट में है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है लेकिन उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, उसकी जो पोजीशन थी वो ही बनी हुई है जो पहले थी। तो इट मींस वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी बॉडी की सराउंडिंग चेंज होती है टाइम के साथ तो वो कहलाती है मोशन में, और जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो कहलाती है रेस्ट में। लेकिन ये दोनों जो टर्म्स है ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। यानी कि अगर आपको किसी भी बॉडी को अगर मोशन में बताना है तो आप उसके आसपास की चीजों को देखोगे, वो रेस्ट में होनी चाहिए, तब वो बॉडी जो है लगातार अपनी पोजीशन में बदलाव करती जा रही है, तब हम कहते हैं कि वो किस में है? मोशन में है। और आप देखोगे यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट भी आप देखने को मिलेगा और रेफरेंस पॉइंट की एक अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट वो एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे आप कंसीडर करते हो कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। कैसे? अगर रेफरेंस पॉइंट की हम बात करें तो एक रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे आप ये जज करते हो कि वो बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है। ये डेली रूटीन में भी आप रेफरेंस पॉइंट को ऐसे ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से कितना डिस्टेंस पर है, तो आप बताओगे कि सर 5 किलोमीटर है या 6 किलोमीटर है। तो आप उसको बता पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया, आपका घर, कि आपके घर से आपको बतानी है आपके स्कूल की डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपको कोई रेफरेंस पॉइंट दे हुई ना और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि आपका जो स्कूल है वो कितनी दूर है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा मुझसे? आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप एक फिक्स पॉइंट तो दो कि हमारा स्कूल कहां से कितनी दूर है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पता होना चाहिए जिससे हम जज करेंगे। तो उस टाइम पर वो रेफरेंस पॉइंट का ही काम करता है, जो मैं आपको एक पोजीशन देता हूं, एक पॉइंट देता हूं कि आपका घर या कोई भी पर्टिकुलर शॉप, उससे आप जजमेंट करते हो कि आपका स्कूल कितनी दूर है। ऐसे रेफरेंस पॉइंट होता है कि वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे कोई ट्रेन है, अब इस ट्रेन के अंदर दो पैसेंजर है, दोनों ही बैठे हुए हैं सीट पर। अब एक पैसेंजर जो है वो दूसरे पैसेंजर की पोजीशन को नोटिस करता है ट्रेन के अंदर से ही, और उस टाइम पर आप उससे पूछोगे कि जब वो दूसरे पैसेंजर को देख रहा है तो वो उसको किस में बताएगा? रेस्ट में बताएगा या मोशन में बताएगा? तो डेफिनेटली वो किस में बताएगा? रेस्ट में बताएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इस वक्त ये पैसेंजर है और ये खुद ट्रेन के अंदर है और ये अभी बैठा हुआ है, और ये उस दूसरे पैसेंजर को भी रेस्ट में ही बताएगा क्योंकि उसके लिए वो पैसेंजर रेस्ट में है। अब आप मान के चलो कोई पैसेंजर है वो ट्रेन के बाहर है, अब वो इन दोनों पैसेंजर को देखेगा और अब उससे कोई पूछे कि बताओ ये दोनों पैसेंजर रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो अब उन दोनों पैसेंजर को किस में बताएगा? मोशन में बताएगा। वहीं पे जो वे पैसेंजर पहले रेस्ट में थे अब वे मोशन में आए क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट बदल दिया।
रेफरेंस पॉइंट अब ट्रेन के बाहर है और अगर वो ट्रेन मूव कर रही है तो उस ट्रेन के अंदर जितने भी बॉडी है वो सभी भी साथ में मूव कर रही है, तो इसलिए अब वो ट्रेन भी मोशन में है और उसके अंदर जो पैसेंजर है वो भी मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है कि रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज हो जाए तो वहीं पर एक बॉडी एक पर्टिकुलर केस में रेस्ट में होती है, तो वही बॉडी फिर एक पर्टिकुलर केस में किस में कहलाती है, मोशन में कहलाती है। चलिए अब इसमें आपको कुछ और टर्म्स जाननी होगी, उनकी बात कर लेते हैं। और एक चीज और मेरे बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप ये नोट्स कॉपी कर रहे हो तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्रॉस चेक करोगे अपनी एनसीईआरटी बुक से, तो आप देखोगे कि ज्यादातर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी का कोई भी एक टॉपिक हमने इसमें मिस नहीं किया। प्लस इसमें आपको साथ साथ ये भी बताया गया है उन बच्चों के लिए जब कई बार किसी भी रीजन की वजह से उनकी तैयारी नहीं होती और एग्जाम पास में आ जाते हैं, तो ये नोट्स या ये वाली वीडियो उनके लिए क्यों जरूरी है। इसमें साथ में ये भी बताया जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन कहां से बनेंगे। अगर आप पूरा चैप्टर भी गो थ्रू नहीं कर पा रहे हो और स्पेसिफिकली उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो डेफिनेटली इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आपका जो मोस्टली पेपर बनता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी नहीं आ रहा तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और सारे टॉपिक जो है इसमें एनसीईआरटी के जो है कवर किए गए हैं। इसीलिए ये वीडियो सारी आप जब जब भी देखोगे तो सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हो और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। चलिए, जब हमने मोशन की बात करी तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो वो क्या कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जनरली आप सभी लोग जानते हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। लेकिन डिस्टेंस कवर करते टाइम पे अगर कोई आपसे उसको डिफाइन करने के लिए बोल दे तो क्या आप उसको डिफाइन कर पाओगे? बताओ आप सभी लोग, क्या होती है डेफिनेशन डिस्टेंस की? चलिए मैं आपको बताता हूं। दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है बॉडी के द्वारा ट्रेवल की हुई। जब भी कोई बॉडी मान के चलो ए पॉइंट से चली और वो बी पॉइंट पर गई, बी से वो सी पर गई, ये 5 मीटर था और ये 2 मीटर था। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो बॉडी जिस एक्चुअल पाथ से चल रही है उस पाथ की लंबाई कितनी है, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो अगर ये 5 है और ये 2 है और मैं डिस्टेंस जानना चाह रहा हूं ए से सी तक की, तो वो हो जाएगी 5 + 2 कितना, 7 मीटर। तो यानी कि बॉडी जिस एक्चुअल पाथ से चली उस एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है, वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन डिस्टेंस आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो पाथ की लंबाई है उसको कहा जाता है, एक सिंबल होता है यहाँ पे एस, एस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हालांकि इससे पहले वाली स्लाइड में जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट वाज मोशन, मोशन के टाइप्स भी आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, लेकिन एज सच वहां से क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि ऑलरेडी वो आप पढ़ चुके हो पहले वाले क्लासेस में भी, जिसमें आपने पढ़ा था कि मोशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो अगर हम डिपेंड करते हैं उसका पाथ किस तरह का है। अगर उसका पाथ मान के चलो लीनियर पाथ है, एक सीधी लाइन में कोई बॉडी चल रही है, तो उसके पाथ को कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वहीं पे वो बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसके पाथ को कहा जाता है या उसके मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। और वहीं पे अगर वो बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे बार बार मूव कर रही है, जैसे कि होता है पेंडुलम, आपने देखा होगा जो पेंडुलम है वो एक फिक्स पॉइंट, उसका जो फिक्स पॉइंट होता है उसे मीन पोजीशन कहा जाता है, और इस मीन पोजीशन के लगातार वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाता है और वापस वहीं पे आके फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो जब एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, दिस इज नोन एज बैक एंड फ्रो, बैक एंड फ्रो, एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे वो बॉडी मूव करती है, तो सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है, जैसे आपका मोबाइल फोन होता है वो भी एक फिक्स पॉइंट पर वाइब्रेट करता है। और एक लास्ट होगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कहा जाता है जैसे कि अगर कोई भी बॉडी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने ही पाथ को दोबारा से रिपीट करती है, तो दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। जैसे हमें पता है कि अर्थ का जो सन के चारों तरफ घूमने का टाइम पीरियड है दैट इज 365 डेज। 365 डेज में जो अर्थ है वो सन का एक चक्कर पूरा कर लेती है और फिर वापस से इसी को रिपीट करती है, तो दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, जब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम मोशन रिपीट होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट से पहले आप एक चीज और जान लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो नाम से ही क्लियर हो जाता है बच्चों को कि क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन बताओ आप लोग मुझे, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? यस बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यानी कि अगर कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है और उसने 1 मीटर 1 सेकंड में किया, फिर अगला 1 मीटर 1 सेकंड में किया, फिर अगला 1 मीटर उसने 1 सेकंड में किया, तो यानी कि जब सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करती है बॉडी, तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और इसी का अपोजिट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब बॉडी सेम डिस्टेंस कवर नहीं करती सेम टाइम में। मान के चलो यहाँ 1 सेकंड में 1 मीटर किया, यहाँ पे 2 मीटर किया उसने 4 सेकंड में, या हम कह सकते हैं कि अगली 1 सेकंड में उसने 2 मीटर किया और अगली 1 सेकंड में उसने 10 मीटर कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जहां 1 सेकंड में 1 मीटर किया, फिर अगली 1 सेकंड में 2 मीटर, अगली 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि जो उसकी स्पीड थी, यानी कि जिस मोशन के साथ वो बॉडी चल रही थी, वो लगातार चेंज होता जा रहा है। और ये आप कोई कंडीशन ले सकते हो, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपकी गाड़ी अगर किसी ट्रैफिक या किसी जाम में फंस गई, तो उस टाइम पे ट्रैफिक जैम के अंदर आप देखोगे कई बार आपकी जो गाड़ी है वो आप कई बार धीरे चलाओगे, कई बार उसको फास्ट चलाओगे। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें आप एक चीज को कांस्टेंट ले लो, या तो आप टाइम को कांस्टेंट ले लो और उसमें जो डिस्टेंस है उसको अलग अलग दिखाओ। तो उसको आप ऐसे लिखोगे, व्हेन अ बॉडी कवर्स द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या यहाँ पे आप टाइम को चेंज कर दो और इस चीज को फिक्स ले लो। फिर आप कहोगे व्हेन अ बॉडी covers the equal distance in unequal interval of time, that is also known as non-uniform motion। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपको भी पिछले वाली स्लाइड का याद होगा, तो मैंने आपको अभी एक कंडीशन दी थी, ए से बी और बी से सी। ये था 5 मीटर और ये था 2 मीटर। तो हमने डिस्टेंस में पढ़ा था कि डिस्टेंस होती है कि बॉडी जिस रास्ते से चली उस रास्ते की एक्चुअली लंबाई कितनी है, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया था, 7 मीटर। यहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। इनिशियल किसको कहा जाता है, स्टार्टिंग पोजिशन को। कि बॉडी जब स्टार्ट किया चलना, तो स्टार्टिंग पोजिशन से उसकी फाइनल पोजिशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है, और वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अगर ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 7 मीटर, तो 7 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये सेम आ रहा है, लेकिन आप भी जानते हो कि ये सेम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, अगर आपने इसको x माना, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे और ये वैल्यू डेफिनेटली आपकी इनके सम से कम आएगी। तो सपोज करो अगर ये आ रही है आपकी 5.5, तो उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगा कि बॉडी की इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ था वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और अगर ये 5.5 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5.5 होगा और जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 7 मीटर होगी। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इसमें। अगर मान के चलो कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में चली और घूम के वापस वहीं पर ही आ गई, तो इसमें अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, 2πr। अगर इस सर्किल की रेडियस जो है वो r है, तो 2πr आपको पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, तो उससे आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सोचो, अगर बॉडी घूम के वापस वहीं पर आ गई, यही इसका इनिशियल पॉइंट है और यही इसका फाइनल पॉइंट है, तो अगर दोनों ही बॉडी की चीजें सेम है, एक ही पर्टिकुलर जगह पर वो है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 कहलाएगा, क्योंकि बॉडी घूमकर वापस उसी जगह पर आ गई। तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाली चीज पूछी भी जाती है। चलिए अब एक अगला कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, आप मुझे कोई एक ऐसी कंडीशन बताओ, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी में जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। कहने का मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कौन सी कंडीशन है, और वो कंडीशन है बच्चों स्ट्रेट लाइन। ये आपके एग्जाम में कई बार 1 मार्कर में पूछा जाता है कि राइट द कंडीशन इन विच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, तो वो होगा इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी।
यानी कि अगर डिस्टेंस यहाँ पे 5 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो बॉडी के इनिशियल से फाइनल का बीच जब आप कंसीडर करोगे वो पाथ तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब आप देखोगे कि बॉडी की एक्चुअल पाथ की लंबाई कितनी है तो वो डिस्टेंस होगा। और इस वाले केस में आप देखोगे इनिशियल से फाइनल के बीच वो भी एक स्ट्रेट लाइन है और वो एक्चुअल पाथ भी है, इसलिए जो है दोनों चीजें इक्वल होगी। अब बात करते हैं सिंबल की कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल होगा, तो वो सिंबल होता है एस। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम सिंबल यूज होगा एस, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर आपको समझाऊं मैं स्केलर और वेक्टर, तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी आप पढ़ते हो, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स। तो मेनली इन क्वांटिटीज को दो पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्केलर में और वेक्टर में। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू कैसे, जैसे कि अगर मान के चलो डिस्टेंस में मैं ये कहूँ 5 मीटर 10 मीटर, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है इन्हीं को क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो होगा उसमें, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या चीज नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स है, जब आप ये क्वांटिटीज पढ़ते हो तो इनमें मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, और इनमें साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें पाई जाएगी तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें डिफरेंस बहुत पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, अगर आप देखोगे तो कई बार क्वेश्चन बन के आता है 2 मार्कर में या 3 मार्कर में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बताओ। पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड डिफरेंस बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सेकंड डिफरेंस, दोनों की यूनिट मीटर ही होती है। डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों को मीटर में ही मेजर किया जाएगा, दोनों का सिंबल एस होता है, तो वो तो डिफरेंस बनेगा नहीं। लेकिन दूसरा डिफरेंस ये बनेगा कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कैन नेवर बी जीरो। अगर बॉडी चली तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट ये जीरो हो सकता है। और आप बताओ कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डिस्टेंस तो जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और अभी मैंने आपको बताया था ऐसा एग्जाम्पल, याद करो क्या था। यस, यस बच्चों, दैट इज सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ अभी मैंने आपको समझाया था कि सर्कुलर पाथ में घूम के अगर बॉडी वापस वहीं पर आ गई तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे किससे, 2πr से, सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है उससे। तो इस वाले केस में क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगी या कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। थर्ड डिफरेंस आप ये लिख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा और ग्रेटर होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल होगा। या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन को कंसीडर किया था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, तो उस वाले केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या ज्यादा होगा। इस वाले केस में आप देख सकते हो कि डिस्टेंस 2πr है जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था। तो इस वाले केस में क्या होगा कि डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी को जाना था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तब आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लोगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन के साथ लिया जाता है। और जीरो का केस आपको पता ही है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर ग्रेटर और इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी उससे कम नहीं हो सकता। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस। तो इस तरीके से ये तीनों डिफरेंस याद करके आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। और कई बार बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो तीनों चीजें नहीं लिख पाते, तो ये तीनों डिफरेंस आपको याद करने हैं और एग्जाम में जब भी आपके ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो।
चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज स्पीड। अगर स्पीड की हम बात करें, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी जो हमें ये एक इंडिकेशन देती है कि अगर दो बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसमें कौन सी बॉडी फास्ट चल रही है और कौन सी स्लो चल रही है। और ये फास्ट और स्लो का जजमेंट हम किस बेस पर करते हैं? एक फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। अगर दो बॉडी थी ए और बी, और उन दोनों बॉडी में आपने ये देखा कि एक सेकंड में किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो आसानी से फिर आप जजमेंट कर पाए कि जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया उसी की स्पीड क्या है? फास्टर है एज कंपेयर टू अदर। तो इट मींस कि स्पीड जो होती है वो एक इंडिकेशन देती है आपको, दो बॉडीज के बीच में कंपैरिजन कराती है कि विच इज मूविंग फास्टर और स्लोअर। और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको ये भी इंडिकेशन करती है कि एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इट कैन बी कंसिडर एज इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये होता है स्पीड। इसका जो सिंबल होगा वी होगा, और फॉर्मूले से ही आप इसकी एसआई यूनिट बना सकते हो। अगर डिस्टेंस की मीटर है और टाइम की सेकंड है तो इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी दैट इज मीटर पर सेकंड। और जब ये सेकंड की यहाँ पे नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो इसको बोला जाता है मीटर सेकंड इनवर्स। जो आप कई बारी बुक में लिखा हुआ देखते हो तो उसे बोला जाता है मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स ये -1 में पावर आ जाती है, यहाँ पे फिर आपको ओब्लिक नहीं लगाना होता। तो दिस इज नोन एज मीटर सेकंड इनवर्स। दिस इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। चलिए अब इसमें आपको बताना है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ सोच के। स्पीड में बच्चों डिस्टेंस आया, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर ही होगी। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम मैग्नीट्यूड देखते हैं लेकिन डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। अब इसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे जो होने वाला है वेलोसिटी। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सभी ध्यान से पढ़ने हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी करके लाने हैं। थैंक यू एवरीवन।